एक छोटी सी क्लैरिटी मैं इसमें चाहती हूँ कि क्योंकि बीजेपी कहती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जाते थे, बिजनेस ये मीटिंग्स रहती थी इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना, और उनका आरोप है कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका क्या वर्चस्व है, उनका क्या महत्व है और उनकी क्या जगह है, और विश्व में भी लोग उनको कैसे पहचानते हैं, देखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप अध्यक्ष हों, आपके पास कोई पद ही हो। अगर आप एक लोकतंत्र के माने जाने लीडर हैं तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वही सम्मान दिया जाता है, वही माना जाता है। आप कोई छुप कर कहीं कोई चुपचाप वीज़ा लेकर चले जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और अगर राहुल गांधी जी से ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इनकी किसी सोच को आगे बढ़ावा दें, तो राहुल गांधी जी जाने से पहले ब्रीफ उनको राहुल गांधी जी को करना चाहिए। हम लोग सब ब्रीफ कराते थे उन लीडर्स को जो हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब विश्व में जाते थे वो हमसे पूछते थे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और जाकर फिर कभी कभी आकर बताते थे कि मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमने वहाँ किस किस से बात करी और भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। तो ये तो एक लोकतंत्र में एक आदान प्रदान रहना चाहिए और एक संपर्क रहना चाहिए आपस में सब पार्टियों का। ये नहीं कि अब जैसे मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, आज मैं किसी एम्बेसडर से मिलता हूँ, मुझे खाने पे बुलाते हैं, तो क्या आज के फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो कोई पद नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। वो लोग चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, इसलिए वो सबसे मिलते हैं। कोई छुपी बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। और वो अपनी गवर्नमेंट्स को क्या डिस्पैच भेजते हैं, उस डिस्पैच में वो क्या लिखते हैं, उसका मुझे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर पता लगेगा तो उस पर हम अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। जब G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो ठीक है, सबकी बारी आनी थी, भारत की बारी आई, और यही बात कहा गया कि इतना सेलिब्रेट करने की क्या वजह है। पर एक साल हमारा पूरा हो रहा है जब लीडर्स समिट जब होगा यहाँ पर, आपको लगता है कुछ हाइलाइट्स रहे हैं हमारी G20 प्रेसिडेंसी के ऐसी जो बाकी कंट्रीज नहीं करते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि हम G20 में हैं, तो हम G20 में इसलिए नहीं है कि आज की सरकार ने हमको G20 में रखवाया है, हम तो पहले से हैं G20 में। और G20 का आज हमें कुछ सम्मान मिला है, चाहे वो सीक्वेंशली हमारे पास पहुंचा है, सम्मान मिला है, तो हम सब के लिए सम्मान है। ये सिर्फ सरकार को नहीं दिया गया है, ये भारत को दिया गया है। लेकिन यहाँ कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार सारा सम्मान लेना चाहती है और कहीं भारत का नाम कम और सरकार का नाम, भारत के नाम में अब समस्या ये आ गई कि वो इंडिया जुड़ गया है और इंडिया के डॉट्स जो हैं उसकी वजह से सब लोग अब उस बात को लाना ही नहीं चाहते, उस नाम को लाना नहीं चाहते। बहरहाल भारत का मामला है। G20 में हमारा क्या वर्चस्व है और G20 में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। G20 की इकोनॉमीज़ में हम सब बढ़कर सबसे आगे पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमको उसका स्वागत करना है। लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, इस पर चिदम्बरम जी ने ये कहा कि बहुत कुछ ना भी करें तब भी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि एक लगातार एक वो इकोनॉमिक एक ढांचा है जिससे हम उतना बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये माने कि नहीं, हमने कुछ विशेष बात की है उसकी वजह से हम बढ़ें, तो ठीक है, वो अपनी बात को रखें। लेकिन रही बात G20 को सेलिब्रेट करने में, हम ये भूल जाएं कि हमें किन चुनौतियों का सामना करना है। G20 बाली में हुई थी, इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी, तो वहाँ पर प्यूटिन नहीं आए थे। अब यहाँ प्यूटिन आएंगे नहीं आएंगे तो प्यूटिन से हम क्या कहेंगे, और प्यूटिन जब यूक्रेन की बात करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इस मामले में भारत में कोई आपसी विरोध नहीं है कि यूक्रेन से हमारे संबंध कैसे हैं और हमारे संबंध रूस से कैसे हैं। रूस से संबंध हम तोड़ नहीं सकते। मैं मानता हूं कि यूरोप ने बड़ी उदारता दिखाई है, यूरोप ने इंसिस्ट नहीं किया कि आप रूस के रास्ते पे ना चलें, लेकिन हम थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के, जो हम नैम मूवमेंट के ज़माने में करते थे, हम नैम मूवमेंट के ज़माने में जो हमारा दायित्व था उसको हम आज दिखाते और बताते कि नहीं, हम प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हैं। एक ज़माने में हम पैलेस्टाइन में प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, आज हम नहीं हैं।
उसका मतलब ये नहीं था कि आप इजराइल के साथ संबंध ना बनाएं। हम प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व थे नैम में, लेकिन उसके बावजूद, चाहे पोलैंड हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, उसके बावजूद हमारे संबंध रूस के साथ अच्छे थे और हमने उनसे संधि भी की, रूस के साथ संधि भी की। अब इस वक्त हम सचमुच क्या बेबस हो गए हैं और हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ हम करके दिखाएं? अब जब G20 की यहाँ पे चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो भारत की ओर से हम लोग कितनी इस मामले में अगुवाई कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो हमने आज सामने आ जाएगा। क्या ये एक तरह की गुट निरपेक्षता ही नहीं है कि आज की तारीख में भी हम रूस और अमेरिका दोनों धुर विरोधी देशों के से अच्छे संबंध रखें? ये बात आपकी सही है और संबंध दोनों से अच्छे हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम गुट निरपेक्षता से घबराते क्यों हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि वो पुराने ज़माने का डॉगमा था, उसको हमने छोड़ दिया है? क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि नैम को एक नए अवतार में नैम को आज भी हम देख सकते हैं? कहना चाहिए ना। हो सकता है इसमें आम सहमति देश में हो जाए, हो सकता है इसमें आम सहमति ना हो, चर्चा तो करें, लेकिन एक सिरे से कह दिया नैम खत्म है, ये तो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। और उसमें मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पुराने ज़माने की चीज़ों में ये भी आ जाता है, ये तो पंडित जी का किया हुआ था और पंडित जी को तो मालूम ही नहीं थी कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, इसलिए इसकी बात मत करिए, तो वो भी तो गलत है ना। पंडित जी ने ढांचा हमको फॉरेन पॉलिसी का दिया था इस देश में, और बहुत कुछ आज जो हमारे पास है उस फॉरेन पॉलिसी के ढांचे की वजह से हमने जो देश के लिए, विश्व के लिए किया वो भी, और विश्व ने जो हमारे लिए किया वो भी। G20 के आयोजन को लेकर एक चीज़ जो हाईलाइट की जा रही है वो ये कि इसे छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया गया, और इन्हीं शहरों में से एक रहा श्रीनगर। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इस पैमाने का। ऐसे कुछ देश ज़रूर थे जिन्होंने कहा कि हम दूर रहेंगे, हालांकि उन्होंने भी अपने प्राइवेट नुमाइंदे उसमें एक तरह से भेजे। एक सफल आयोजन था, आपको नहीं लगता है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर दें कि हम देश के हर भाग में हर चीज़ को लेकर पहुँचें, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। सबका इसमें सहयोग और सब तक पहुँचने का हम लोगों का दायित्व, जो भी केंद्र में सरकार चलाता है या प्रांतों में सरकार चलाता है, वो दायित्व बनता है और हमें जाना चाहिए। कश्मीर का एक जाहिर है, कश्मीर का एक विशेष महत्व है, और कश्मीर में जब G20 के लोग आते हैं, पहुंचते हैं, बैठते हैं और कश्मीर को देखते हैं कि कश्मीर अब कम से कम प्रयास हमारा है कि कश्मीर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ पहुंचे, तो इस बात की खुशी सबको है। और कश्मीरी अगर इसका स्वागत करते हैं, हमें उनका भी आभार प्रकट करना चाहिए कि वो इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन G20 में पर्दे डाल डाल के, सच्चाई को छुपा छुपा कर, कहीं पर अगर झोपड़ियाँ हैं तो वहाँ पर्दे डाल दिए, या कहीं पे पेंट कर दिया, या कहीं पे बड़ा सा वो साइन बोर्ड लगा दिया, और उसी तरह से आप कश्मीर में करेंगे वास्तविकता को छुपा कर, तो दुख का विषय है। ये अपने आप को धोखा देना है। हम सचमुच ठीक करके दिखाएं कि हमने सचमुच ठीक किया है। हम सिर्फ दिखाने की दिखावट के लिए ना करें, बल्कि सचमुच ज़मीन पर सब कुछ ठीक करें। और अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसके लिए सरकार को बधाई भी देंगे। लेकिन क्या आज हम वहाँ पहुँच गए हैं? आपको डाउट है कि? मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई कश्मीरी लोगों के साथ बैठकर बात करे तो वो ये कहेंगे कि थिंग्स नॉर्मल हो गई हैं। अगर नॉर्मल हो गई हैं तो एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई G20 का व्यक्ति आके ये पूछ ले कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ शांति है, सब कुछ है, चुनाव होते हैं यहाँ चुनाव होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ होते हैं, अभी कुछ दिन से नहीं हुए हैं लेकिन अभी होने जा रहे हैं। क्या हम ये कह पाएंगे? पर अमरनाथ यात्रा इतने बड़े पैमाने पर वहाँ हो रहा है, देखिए कितने लाखों करोड़ों में हो रहा है और होना चाहिए। हाँ। अमरनाथ यात्रा हो रहा है और होना चाहिए। टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं और जाने चाहिए, और इसका स्वागत है। लेकिन अमरनाथ यात्रा और टूरिज्म क्या चुनाव का सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं? चुनाव हो जाएंगे तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि? मैं मानता हूं कि किसी भी देश में चुनाव इस बात का संकेत होता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिति है वो सामान्य है। चुनाव ही एक संकेत होता है, और जब भी स्थिति बिगड़ी हुई होती है तो आप चुनाव स्थगित करते हैं।
इसलिए स्थगित करते हैं कि अभी स्थिति परमिट नहीं करती है कि चुनाव हो सकें। तो चुनाव तो होने चाहिए, या कम से कम, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कल चुनाव कराइए, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस में लीजिए वहाँ की जनता को, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बताइए कि इतने समय में इन कदमों को लेने के बाद हम वहाँ चुनाव कराएंगे। सब लोग सहयोग देंगे। किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आप चुनाव कराइए चाहे चीज़ें बिगड़ ही जाएं, आप चुनाव कराइए। सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, सामान्य हो, लेकिन सामान्य में चुनाव भी रहते हैं, होने चाहिए। अब अगर लोग जो आ रहे हैं वो शिष्टाचार में और समझदारी में ये प्रश्न नहीं पूछते हैं तो अच्छा होगा, नहीं पूछते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या होगा? अगर पूछ लिया तो क्या होगा? आप किसी देश में भी जाएं और अगर वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हों तो आप पूछेंगे कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? और फिर लोग देखेंगे पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में चुनाव, यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? हमें तो गर्व से कहना चाहिए कि हमें पूरा विश्वास अपने लोगों पर है और कश्मीर के लोग हमारी तरह हैं, हमारे परिवार के हैं और हम चुनाव वहाँ कराएंगे। सर, पाकिस्तान में तो पूर्व प्रधानमंत्री उनके हर बार जेल ही चले जाते हैं। उनका तो सिस्टम है, अलग सिस्टम है, लेकिन वो कम से कम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का जिक्र आपने कर दिया है और कश्मीर नहीं लेकिन बाकी के देश में भी चुनाव का माहौल आ ही गया है, जो इंडिया गठबंधन है जिसे आप कह रहे हैं कि डॉट्स के साथ सेपरेट करके और उसी पर ज़्यादा चर्चा चली जाती है, आपको लगता है कि ऐसा सशक्त विकल्प तैयार है या फिर कुछ दरारें हैं, अभी भी वो आयनिंग आउट फेज में आप लोग? देखिए, ये कह देना कि अब हमने सब टाई अप कर लिया है, वो सही नहीं होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान निकालने का लगातार प्रयास हो रहा है। और इतना बड़ा एक अलायंस, इतना बड़ा संगठन जिसके लिए बनाना पड़ेगा, उसमें कहाँ पर किसको कहाँ इन्वॉल्वमेंट देना होगा, इन चीज़ों में महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, ईगो भी आ जाती है, लोगों के अपने परसेप्शंस होते हैं। सबको यूनाइट करके चलना है। और कभी कभी लोकल स्थिति बिगड़ जाती है और महाराष्ट्र में हम जो समझ के जा रहे थे वो आज नहीं है, उसमें कुछ बदलाव आ गया, कहीं और भी ऐसा हो सकता है। तो समय समय पर उसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा, वो हमारे नेता करेंगे। अभी जो स्पिरिट है, जिस स्पिरिट से लोग आए हैं साथ और जिस स्पिरिट से लोगों ने अपने आप को एक साथ लाने का एक संकल्प लिया है, मैं मानता हूँ वो एक बहुत प्रॉमिसिंग ऐसा संकल्प है। और ये सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, देश के लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे, एक और सरकार लाने का प्रयास करेंगे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जो बिखरी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश की रही है पिछले कुछ सालों में, वो बिखरी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कुछ संवर जाएगी। अब संवरने के बाद फिर क्या परिणाम आते हैं वो समय बताएगा। क्या शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातों से परेशान है कांग्रेस इस समय? नहीं, देखिए, हर एक की अपनी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे हमने चीन के लिए कभी किया था कि हमने ये कहा कि चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर का मसला है, LAC का मसला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अभी उसका समाधान हम अभी तत्काल नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब तक वो हल करें तब तक हम हर चीज़ को रोक दें, ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारी नीति थी। अब ये सरकार क्या करने जा रही है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर एक समस्या है जो आप इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पूरे संबंध ही समाप्त कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निर्णय राजीव गांधी जी ने लिया था जब वो चीन गए थे, और उसके बाद कई प्रधानमंत्री हमारे चीन जाते रहे और बहुत अच्छे पीपल टू पीपल हमारे कॉन्टैक्ट्स चीन के साथ बेहतर हुए भी। लेकिन आज स्थिति क्या वो है या कुछ और हो गई है, इस पर आप स्वयं ध्यान दें।